सलाम दोस्तों। आजकल एक बहस जोरों से चल रही है। क्लेम यह है कि सूरह कौसर, जो कुरान की एक बहुत ही छोटी सी सूरह है, उसमें नंबर 10 इतनी प्रिसीजन के साथ बिल्ट इन है कि ये इंसानी कलाम हो ही नहीं सकता। लेकिन सवाल यह है, अगर इसी सूरह से 10 के बजाय 3 का पैटर्न भी निकाला जा सके, तो फिर मिरेकल टेक्स्ट में है या मेथड में? आज हम इस क्लेम को साइंटिफिक मेथड और एविडेंस की बुनियाद पर टेस्ट करेंगे। लेकिन काउंटिंग शुरू करने से पहले हमें कुछ बुनियादी सवालात क्लियर करने होंगे, जैसा कि अरबी जबान में वर्ड क्या होता है, लेटर को कैसे काउंट किया जाता है, और क्या 1924 में कायरो से शाया होने वाला कुरान ही वो नुस्खा है जिस पर ऐसे मिरेकल क्लेम्स खड़े किए जाने चाहिए, या फिर ये दावा पुराने कुरानी नुस्खों पर भी अप्लाई होता है। और अरबी स्क्रिप्ट खुद 1400 साल पहले किस शक्ल में थी। यानी इस वीडियो का फोकस सिर्फ पैटर्न ढूंढना नहीं है। असल सवाल यह है कि जो पैटर्न दिखाया जा रहा है, क्या वो स्टेबल है, ऑब्जेक्टिव है, और काउंटिंग मेथड बदलने पर भी कायम रहता है, या फिर हम एक ऐसी सूडो साइंस देख रहे हैं जो किताब को डिफेंड करने के बजाय उसके लिए नए सवालात पैदा करती है। चलिए एक एक करके इन सवालों के जवाब तलाश करते हैं और आखिर में देखेंगे कि कुरान और हदीस खुद इस बारे में क्या कहते हैं। अब सबसे पहले क्लेम को सीधा और क्लियरली समझ लेते हैं। दावा यह है कि सूरह कौसर में नंबर 10 इतनी प्रिसीजन के साथ बिल्ट इन है कि यह सिर्फ कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, बल्कि डिवाइन डिजाइन का सबूत है। लेकिन जब हम इस दावे को करीब से देखते हैं, तो प्रॉब्लम सामने आती है। कुछ काउंट्स सिर्फ एक स्पेसिफिक मेथड पर काम करते हैं। मेथड बदलें तो रिजल्ट भी बदल जाता है, कहीं 10, कहीं 11 और कहीं 9। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं कि कोई पैटर्न मिलता है या नहीं, सवाल यह है कि वो पैटर्न कितना स्टेबल है। इसलिए आज हम 3 काम करेंगे। पहला, सूरा का एग्जैक्ट टेक्स्ट देखेंगे। दूसरा, काउंटिंग मेथड को क्लियरली डिफाइन करेंगे। तीसरा, फिर हर मेजर क्लेम को एक एक करके टेस्ट करेंगे। और आखिर में हम देखेंगे इस पूरे नंबर 10 के मुआवजे में असल में क्या बचता है और क्या गलत साबित हो जाता है। अरबी में वर्ड की डिफिनेशन इतनी सिंपल नहीं होती जितनी मॉडर्न प्रिंटेड टेक्स्ट में दिखाई देती है। ऑर्थोग्राफिक लेवल पर आमतौर पर स्पेस को वर्ड बाउंड्री समझा जाता है। यानी जो चीज स्पेस के दरमियान लिखी हो, उसे एक वर्ड माना जाता है। लेकिन स्पेस हमेशा डीपर लिंग्विस्टिक यूनिट को परफेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करती। मिसाल के तौर पे इंग्लिश में डोंट एक ऑर्थोग्राफिक वर्ड है, क्योंकि वो एक ही टुकड़े में लिखा जाता है। लेकिन ग्रामेटिकल तौर पर उसमें दो एलिमेंट्स हैं, डू और नॉट। अरबी में भी इसी तरह बहुत से मिले हुए पार्टिकल्स और प्रोनाउंस लिखने में एक यूनिट नजर आते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल या मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर अलग फंक्शन करते हैं। मिसाल के तौर पर लिरबिक ऑर्थोग्राफिकली एक वर्ड है, लेकिन इसमें ले प्रीपोजिशन, रब नाउन और के अटैच प्रोनाउन शामिल हैं। इसलिए पहले यह डिफाइन करना पड़ता है कि काउंटिंग ऑर्थोग्राफिक वर्ड की हो रही है, ग्रामेटिकल वर्ड की, या मॉर्फोलॉजिकल सेगमेंट की। स्पेस लिखाई का निजाम बताती है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा मीनिंग के बुनियादी यूनिट भी बताए। वर्ड की डिफिनेशन समझने के बाद आइए सबसे पहले क्लेम कि सूरह कौसर में 10 यूनिक वर्ड्स हैं को देखते हैं। अगर हम मॉडर्न प्रिंटेड टेक्स्ट में स्पेसेस को बेसिस बनाकर ऑर्थोग्राफिक काउंट करें, तो ये क्लेम सही है। लेकिन लिंग्विस्टिक लेवल पर वर्ड की डिफिनीशन इतनी सिंपल नहीं होती। अरबी में लिरबिक और वन हर जैसे फॉर्म्स लिखने में एक वर्ड नजर आते हैं, लेकिन उनके अंदर मल्टीपल ग्रामेटिकल पार्ट्स हो सकते हैं। इसलिए 10 वर्ड काउंट को मिरेकल के सबूत से पहले एक मेथड डिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन के तौर पर समझना चाहिए। अब अगला बुनियादी सवाल यह है, अरबी में लेटर किस चीज को कहते हैं? पहली नजर में यह सवाल सिंपल लगता है। हमें लगता है कि जो शेप लिखी हुई नजर आ रही है
बस वही एक लेटर है। लेकिन अरबी स्क्रिप्ट में बात इतनी सीधी नहीं होती, क्योंकि यहाँ रिटन फॉर्म, हमजा प्लेसमेंट और नॉर्मलाइजेशन जैसे मसाइल काउंट को बदल देते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या हम अलिफ के ऊपर हमजा और अलिफ के नीचे हमजा को अलिफ से अलग लेटर माना जाए, या इन सब को एक ही अलिफ फैमिली समझकर मिला दिया जाए। इसी तरह या के ऊपर हमजा को एक मुस्तकिल रिटन फॉर्म माना जाए, या उसे या और हमजा के तौर पर एनालाइज किया जाए। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं कि पेज पर क्या लिखा हुआ है, सवाल ये भी है कि एनालिस्ट उसे लिखाई को किस लेवल पर रीड कर रहा है। इसलिए लेटर काउंटिंग से पहले हमें अपना मेथड डिफाइन करना पड़ता है, वरना जो चीज मैथमेटिकल प्रिसीजन लग रही होती है वो असल में हिडन काउंटिंग चॉइसेस का नतीजा भी हो सकती है। इस वीडियो में हम 3 क्लियर मेथड यूज करेंगे। पहला मेथड, इस मेथड में इराब हटा देते हैं, लेकिन जो लेटर्स मॉडर्न अरबी में लिखे हुए हैं उन्हें एग्जैक्टली एज रिटन काउंट करते हैं। यानी अलिफ के नीचे हमजा और अलिफ के ऊपर हमजा को डिस्टिंक्ट फॉर्म की तरह ट्रीट किया जाएगा। इस मेथड का फायदा यह है कि यह पेज पर जो एक्चुअली लिखा हुआ है उसके सबसे करीब रहता है। दूसरा मेथड, इस मेथड में एराब हटाकर अलिफ के नीचे हमजा और अलिफ के ऊपर हमजा को प्लेन अलिफ में मिला देते हैं। यानी डिफरेंट अलिफ फॉर्म्स को एक ही कैटेगरी में डाल दिया जाता है। यह मेथड उन क्लेम्स के लिए खास तौर पर फेवरेबल होता है जो कहते हैं कि अलिफ इतनी मर्तबा आता है। तीसरा मेथड, इस मेथड में हम फॉर्म्स को मुख्तलिफ तौर पर देखते हैं। यानी अलिफ के ऊपर हमजा को अलिफ और हमजा के तौर पर ट्रीट किया जाता है। इससे हिडन स्ट्रक्चर ज्यादा क्लियरली सामने आता है, लेकिन साथ ही काउंट्स भी बदल सकते हैं। अब सेंट्रल पॉइंट बहुत सादा है। अगर कोई न्यूमेरिकल मिरेकल वाकई टेक्स्ट की बिल्ट इन प्रॉपर्टी हो तो वो इन मेथड के दरमियान रीजनेबली स्टेबल रहना चाहिए। अगर रिजल्ट एक मेथड में 10, दूसरे में 11 और तीसरे में 9 बन जाए तो फिर सवाल मिरेकल का कम और मेथड का ज्यादा हो जाता है। इसलिए अगला कदम यह है कि हम इन 3 मेथड को यूज करके देखें। सूरह कौसर के बाकी क्लेम असल में सरवाइव करते हैं या काउंटिंग रूल बदलते ही टूट जाते हैं। अब जब हम एक्चुअल लेटर काउंटिंग की बुनियाद पर बनाए गए क्लेम टेस्ट करते हैं तो पिक्चर बहुत क्लीन नहीं रहती। ये क्लेम कि हर आयत में 10 यूनिक लेटर्स हैं, पहले मेथड में सिर्फ दूसरी आयत ऐसी है जिसमें 10 यूनिक लेटर्स आते हैं। दूसरा मेथड अप्लाई करें तो तीसरी आयत में 11 हरूफ आते हैं। इसी तरह तीसरा मेथड यूज करें तो फिर सिर्फ दूसरी आयत में 10 यूनिक हरूफ आते हैं। नतीजा ये क्लेम तीनों मेथड में फेल हो जाता है। अब अगर हम इस क्लेम को देखें कि पूरी सूरत में सिर्फ एक बार आने वाले हरूफ की तादाद भी 10 है, तो हमें पता चलता है कि किसी भी मेथड को अप्लाई करें यह क्लेम सही साबित नहीं होता है। अब अगला क्लेम देखें जिसमें दावा यह है कि सूरह कौसर में अलीफ 10 बार आता है। यह दावा सिर्फ तब सही निकलता है जब डिफरेंट अलीफ को मिलाकर सिर्फ एक अलीफ ही पढ़ा जाए। इसी तरह इस दावे को देखें कि जो अल्फाज रा पर खत्म होते हैं उन्हें मिलाकर पढ़ें तो इनमें भी सिर्फ 10 मुनफरिद हरूफ आते हैं। ये क्लेम भी सिर्फ कुछ मेथड्स में फिट बैठता है जबकि दूसरे मेथड में टूट जाता है। यानी मिरेकल का इंप्रेशन स्टेबल डाटा से कम और काउंटिंग चॉइसेस से ज्यादा बनता हुआ नजर आता है। अब देखते हैं
क्या लेटर्स की तरतीब में लेटर रॉ का नंबर 10 है? इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें यह समझना होगा कि अरेबिक लेटर्स को तरतीब देने के कौन-कौन से निज़ाम रहे हैं और 7वीं सदी में कौन सा निज़ाम मारूफ था। और फिर एक और बुनियादी सवाल उठता है, क्या बाद में ज्यादा अहम होने वाले निज़ाम को उठाकर पहले के टेक्स्ट पर अप्लाई करना दुरुस्त है? अरबी में लेटर की कम से कम दो अहम तरतीबें रही हैं, पुरानी अबजद तरतीब और बाद में मकबूल होने वाली हिजाई तरतीब। अबजद निज़ाम पुराने सेमेटिक लेटर्स ऑर्डर से आता है और उसी के साथ लेटर्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज भी जुड़ी होती हैं। हिजाई तरतीब वो निज़ाम है जो आज डिक्शनरीज, स्कूल चार्ट्स और अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग में ज्यादा यूज होता है, जहां लेटर को अक्सर उनकी शक्ली कुर्बत के हवाले से ग्रुप किया जाता है। मिरेकल क्लेम ये कहता है कि सूरह कौसर रा पर खत्म होती है और रा अरेबिक अल्फाबेट का 10वां लेटर है। मॉडर्न हिजाई ऑर्डर में ये बात ठीक है, यहाँ रा वाकई 10वीं पोजीशन पर आता है, लेकिन ट्रेडिशनल अबजद सिस्टम में 10वीं पोजीशन रा की नहीं बल्कि या की होती है और रा 20वीं पोजीशन पर आता है, 10वीं पर नहीं। यहाँ मेथडोलॉजिकल प्रॉब्लम साफ है। अगर कोई न्यूमरोलॉजिकल या मिरेकल टाइप आर्गुमेंट बनाना चाहता है तो उसे पहले यह वाजे करना होगा कि वो किस तरतीब को यूज कर रहा है और क्यों। टेक्स्ट खुद ये नहीं बताता कि मेरे लेटर्स को मॉडर्न हिजाई ऑर्डर के थ्रू पढ़ो। अगर एनालिस्ट वो निज़ाम चूज करे जो डिजायर्ड पैटर्न को सपोर्ट करता हो, तो फिर ये नंबर टेक्स्ट से सीधा रीड नहीं हो रहा होता, बल्कि एक एक्सटर्नल कन्वेंशन इंपोर्ट की जा रही होती है। अब आते हैं उस बड़ी एनालॉजी पर, क्या ये वाकई चेकसम है या कैटेगरी एरर। रियल चेकसम के लिए फिक्स्ड एल्गोरिदम, स्टेबल इनपुट हैंडलिंग और स्टेबल आउटपुट चाहिए होता है। यहां न एक एल्गोरिदम है, ना डिटर्मिनिस्टिक रूल्स और ना ही स्टेबल रिजल्ट, बल्कि अलग अलग काउंटिंग चॉइसेस और सिलेक्टेड पैटर्न का एक बंडल है। इसलिए इसे चेकसम कहना दुरुस्त नहीं बल्कि कैटेगरी की मिस्टेक लगता है। एक न्यूमरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन को क्रिप्टोग्राफिक वेरिफिकेशन सिस्टम की कैटेगरी में रख दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। चेकसम तब मीनिंगफुल होता है जब रूल बी पहले से डिफाइन हो और आउटपुट भी स्टेबल है। यहां रूल भी एनालिस्ट चूज कर रहा है और आउटपुट भी मेथड के साथ बदल रहा है। इसे हम टेक्सास शार्प शूटर फैलेसी कहते हैं। तो पहले समझते हैं ये है क्या। सोचिए कोई आदमी दीवार पर रैंडम गोलियां चलाता जाए, फिर बाद में उन निशानों के गिर्द एक सर्कल बना देता है और कहता है, देखो कितना परफेक्ट निशाना है। असल में क्या हुआ, टारगेट पहले नहीं था, टारगेट बाद में बनाया गया। यही फैलेसी है। पहले डेटा देखा जाता है, फिर उसमें उसमें से कुछ पैटर्न सिलेक्ट किए जाते हैं और फिर उन्हें मीनिंगफुल या डिजाइन बता दिया जाता है। अब हमारे कॉन्टेक्स्ट में जब लोग कुरान में नंबर्स ढूंढते हैं, वो पहले नंबर चूज करते हैं, जैसे कि 10। फिर रूल्स और काउंटिंग मेथड्स एडजस्ट करते रहते हैं जब तक पैटर्न मिल ना जाए और फिर उसे मिरेकल कह देते हैं। मैथमेटिकल मिरेकल्स ढूंढने वालों का मेथड इतना फ्लेक्सिबल होता है कि उससे आप बहुत से पैटर्न्स निकाल सकते हैं। जरा सोचिए, हम एग्जाम्पल के तौर पर एक आर्बिट्ररी नंबर 3 चूज करते हैं।
اور اسے سورہ کوثر پر اپلائی کرتے ہیں اور بہت جلد ایک نیا میریکل سامنے آ جاتا ہے۔ سورت میں 3 ورسز ہیں، پہلی اور دوسری ورس میں 3 ہیں۔ 3 را پر ختم ہوتے ہیں، 3 کاف پر ختم ہوتے ہیں، اور سورہ کو 3 تھیمیٹک موومنٹس بھی سمجھا جا سکتا ہے، جیسے کہ گفٹ، کمانڈ اور ریورسل۔ یہاں اصل پوائنٹ یہ ہے کہ مسئلہ ٹیکسٹ کی یونیک کوڈنگ کا نہیں، بلکہ اینالسٹ کی نمبر سلیکشن کا ہے۔ پہلے نمبر چوز ہوتا ہے، پھر اس کے گرد پیٹرن جما دیا جاتا ہے۔ جب ایک ہی ٹیکسٹ کو 10 کے گرد بھی میریکلس بنا کر پیش کیا جا سکتا ہو اور 3 کے گرد بھی، تو پھر میریکل کی یونیکنس خود ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ہے ٹیکسس شارپ شوٹر فیلسی، پہلے گولیاں چلانا اور بعد میں ٹارگٹ بنانا۔ سب سے بڑی بات سوچنے کی یہ ہے کہ آج کل جو پرنٹڈ قرآن ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ فلی ڈاٹڈ اور ووکلائز فارم میں ہوتا ہے، لیکن پہلے کے قرآنی نسخے صرف رسم یعنی بیئر کانسوننٹل سکیلٹن کے ساتھ ملتے ہیں، اور قرات ٹریڈیشنز کبھی کبھی صرف پروننسیشن نہیں بلکہ ورڈنگ اور گرامیٹیکل فارم میں بھی فرق دکھاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ آج کے قرآن کو برمنگھم قرآنی مینوسکرپٹ کے نسخے سے کمپیئر کر لیں۔ برمنگھم کے نسخے میں اعراب بالکل موجود نہیں ہے۔ اسی طرح آج بھی قرآن کی بہت سی قرات ہیں اور ان میں کافی ڈفرینسز پائے جاتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر تو پورے الفاظ ہی زیادہ یا کم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ 57 ورس 24 میں حفص کی قرات میں لفظ ہوا موجود ہے، جبکہ واش کی قرات میں یہ لفظ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ 7ویں صدی کی عربی میں صرف تقریباً 16 سے 18 بنیادی حروف یعنی کہ رسم فارم تھے، جبکہ آج کی عربی میں 28 لیٹرز ہیں، اور اگر حمزہ کو بھی شامل کر دیا جائے تو 29 حروف بن جاتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی پریسائز ورڈ کاؤنٹ یا لیٹر کاؤنٹ کو میریکل کے طور پہ پیش کرتا ہے تو پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ کاؤنٹ ماڈرن پرنٹ کی ہے، ارلی رسم کی ہے، یا کسی اسپیسیفک قرات کی ہے۔ یعنی جب لفظ گرامیٹیکل فارم اور ریپرزنٹیشن خود ٹیکسچوئل لیئر کے ساتھ چینج کر سکتے ہوں تو ایگزیکٹ ورڈ کاؤنٹ اور لیٹر کاؤنٹ کو یونیورسل ڈیوائن کوڈ کہنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک جرنل میتھڈولوجیکل سوال یہ بھی ہے، اگر قرآن میں میتھمیٹیکل پیٹرنز واقعی اتنی بنیادی اور ڈیوائنلی انٹینڈڈ ہوتے تو پھر ان کا واضح اثر ارلی اسلامک ریلیجس ٹریڈیشن میں زیادہ نمایاں کیوں نظر نہیں آتا؟ ارلی تفسیر اور ٹرانسمیٹڈ ریلیجس فوکس عام طور پر معنی، کانٹیکسٹ، لا، تھیولوجی اور گائیڈنس پر ہوتا ہے، ہڈن نیورولوجیکل کوڈنگ پر نہیں۔ میرا پوائنٹ یہ نہیں کہ کوئی بعد میں پڑھنے والا کبھی کوئی پیٹرن نوٹس نہیں کر سکتا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جب کسی چیز کو ڈیوائن پروف بنا کر پیش کیا جائے تو یہ پوچھنا بالکل جائز ہے کہ کیا یہ ریڈنگ واقعی ارلی ٹریڈیشن کا حصہ تھی یا یہ بعد کی پیٹرن ہنٹنگ مینٹیلٹی کا رزلٹ ہے۔ اگر ایک کلیم ٹیکسٹ کی بلٹ ان اور آبجیکٹو پراپرٹی ہوتا تو اس کا کنسسٹنٹ ٹریس ارلی ریلیجس ٹریڈیشن میں ملتا۔ ہمیں اس موضوع پر ایک حدیث بھی نہیں ملتی، اور قرآن تو بالکل خاموش ہے اس بارے میں۔ جب ہمیں قرآن اور حدیث میں ایسا نہیں ملتا تو یہ امپریشن مضبوط ہوتا ہے کہ ہمیں ٹیکسٹ کی بلٹ ان سیلف ایویڈنٹ کوڈنگ نہیں دیکھ رہے، بلکہ
टेक्स्ट पर एक नया न्यूमरोलॉजिकल लेंस अप्लाई कर रहे हैं। और जब टेक्सचुअल लेयर भी सिंपल ना हो और अर्ली ट्रेडिशन भी इस रीडिंग को सेंट्रल न बनाए, तो फिर मिरेकल क्लेम और ज्यादा मेथड डिपेंडेंट लगने लगता है। यहाँ रशाद खलीफा का केस एक जर्नल वार्निंग की तरह समझना चाहिए। अब न्यूमरोलॉजी को सिर्फ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की हद तक रखा जाए तो वो एक इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी रह सकती है, लेकिन जब नंबर को टेक्स्ट की ऑथेंटिसिटी, स्ट्रक्चर या डिवाइन स्टेटस का फाइनल जज बना दिया जाता है, तो फिर मेथड उल्टा टेक्स्ट पर हुकूमत करने लगता है। रशाद खलीफा के केस इसी खतरे को रिप्रेजेंट करता है। पहले 19 के नंबर को प्रूफ बनाया गया, फिर वही नंबर टेक्स्ट को टेस्ट करने का फाइनल स्केल बन गया, और जब टेक्स्ट मॉडल में फिट नहीं हुआ तो नतीजा ये निकला कि मॉडल को रिवाइज करने के बजाय टेक्स्ट के ही कुछ हिस्सों को रिजेक्ट कर दिया गया। रशाद खलीफा ने कुरान की 2 आयतों को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वो उनके मॉडल में नहीं बैठती थी। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। न्यूमरोलॉजिकल मेथड सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, कभी कभी वो टेक्स्ट को डिस्टेबलाइज भी कर सकता है। जब नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल बना दी जाए कि वो कैनोनिकल टेक्स्ट के ऊपर बैठकर फैसला करने लगे, तो फिर ये डिफेंस नहीं रहता, ये मेथोडोलॉजिकल सेल्फ डिस्ट्रक्शन बन सकता है। अब इस पूरी डिस्कशन से एक बड़ी इंटेलेक्चुअल लेसन निकलती है। कभी कभी वीक एपोलोजेटिक्स टेक्स्ट को डिफेंड नहीं करती, बल्कि उसके लिए नए मसाइल पैदा करती है। जब किसी डिवाइन टेक्स्ट को डिफेंड करने के लिए वीक साइंटिफिक या न्यूमरोलॉजिकल क्लेम यूज किए जाते हैं, तो डिस्कशन टेक्स्ट की मैसेज पर नहीं रहती, वो शिफ्ट होकर ऐसे क्लेम पर आ जाती है जो क्लोज स्क्रूटनी में खुद अनस्टेबल निकलते हैं। और फिर नुकसान सिर्फ एक आर्गुमेंट को नहीं होता, कभी कभी उस किताब के दिफा को भी होता है। मेरी नजर में इस केस का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही है। प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग पैटर्न ढूंढते हैं, इंसानी ज़हन नेचुरली पैटर्न ढूंढता है। प्रॉब्लम तब होती है जब एक्सट्रैक्टेड पैटर्न को ओवर क्लेम करके डिवाइन प्रूफ बना दिया जाता है। फिर जब वो क्लेम टूटने लगते हैं तो उनके साथ क्रेडिबिलिटी भी टूटने लगती है। इसीलिए कभी कभी सूडो साइंटिफिक डिफेंस मदद से ज्यादा नुकसान करती है। तो अब पूरी डिस्कशन को समेटते हुए फाइनल वर्डिक्ट ये है, सूरह कौसर में कुछ पैटर्न जरूर निकाले जा सकते हैं। इसमें 10 वर्ड्स भी हैं और कुछ ऑब्जर्वेशन पहली नज़र में काफ़ी नीट और इम्प्रेसिव भी लग सकती हैं। लेकिन जब हम इन क्लेम्स को ज़रा प्रिसीजन और डिफिनीशन के साथ और मुख्तलिफ मेथड के ज़रिए टेस्ट करते हैं, तो पिक्चर बदल जाती है। कुछ क्लेम्स डायरेक्ट काउंटिंग में फेल हो जाते हैं, कुछ सिर्फ सिलेक्टेड नॉर्मलाइजेशन के बाद बचते हैं, कुछ एक्सटर्नल कन्वेंशन पर डिपेंड करते हैं, और कुछ इतने फ्लेक्सिबल हैं कि इसी सूरह से राइवल पैटर्न्स जैसे 3 के गिर्द भी बनाए जा सकते हैं। इसलिए मेरी नजर में स्ट्रॉन्गेस्ट कंक्लूजन ये है, सूरह कौसर का अलेज नंबर 10 का मौजज़ा सीरियस स्क्रूटनी सरवाइव नहीं करता। ये एक यूनिकली एम्बेडेड मैथमेटिकल कोड से ज्यादा सिलेक्टिव काउंटिंग, मेथोडोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी और पैटर्न हार्वेस्टिंग का केस लगता है। और शायद इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि वीक न्यूमरोलॉजिकल एपोलोजेटिक्स कभी कभी टेक्स्ट को डिफेंड नहीं करती, बल्कि उसके लिए नए सवालात पैदा कर देती है। यहाँ मिरेकल टेक्स्ट में कम और मेथड की फ्लेक्सिबिलिटी में ज्यादा नजर आता है। और आखिर में हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस तरह का गैर जानिबदार तहकीकी और एविडेंस बेस्ड एनालिसिस पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।